नमस्ते बच्चों, गुरुजी हिस्ट्री वाला चैनल में आपका स्वागत है। कंफ्यूज हो रहे होंगे, नहीं कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक जो नाम अभिषेक सर मैथ्स क्लासेस होता था, अब उसे हमने चेंज कर दिया। उसमें एक तो नाम लगता था अभिषेक सर मैथ्स क्लासेस, केवल मैथ की क्लास। क्योंकि ये मैथ की क्लास न होके मैथ्स और फिजिक्स दोनों की क्लास है। और आगे हमने जैसे वादा किया कि आगे चल के मैं आपको और भी कंटेंट दे दूंगा कि कंपटीशन की क्लासेस भी होंगी उसमें, और भी सब्जेक्ट्स की क्लास होंगी। इसलिए इसको नाम हमने चेंज कर दिया गुरुजी स्टडी वाला नाम से। तो गुरुजी स्टडी वाला से नाम से ही आप इसे सर्च करेंगे। मीनिंग एक बार मैं लिखे दे रहा हूँ, GURUJI गुरुजी STUDY और WALA गुरुजी स्टडी वाला, ये नाम है अपने चैनल का। ये जो आपका अपना चैनल है गुरुजी स्टडी वाला नाम से आपको ये सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। वैसे भी अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। आपको जैसे ही क्लास अपलोड होगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, और बेल आइकन जरूर दबा दें तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये आपकी फिजिक्स की क्लास है, क्योंकि इसमें मैं टॉपिक बाई टॉपिक अब नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत थोड़ा सा समय बचा हुआ है। बहुत थोड़ा सा जो आपके जो फिजिक्स के जो एग्ज़ाम है बहुत थोड़ा सा समय बचा हुआ है। इसलिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं या बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं बस उन्हें मैं केवल बताने जा रहा हूँ। तो अगला जो चैप्टर मैं ले रहा हूँ वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें इस चैप्टर से थ्योरी और न्यूमेरिकल व्यंजक खास नहीं है इसके, और है भी तो वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस चैप्टर से थ्योरी और न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं, और खासकर जो थ्योरी है वो बहुत पूछी जाती है। उसे हम थोड़ा सा केवल समझाते चलेंगे, आपको मोटिवेट कर देंगे उसके बारे में। तो सबसे पहला है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, जैसे आपने गॉस के प्रमेय चैप्टर पढ़ा था उसमें वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा, वैसे यहाँ पे आप चुंबक के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आएगा चुंबकीय फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स को आप कहे से लिखते थे, याद होगा फाई से, वैसे ही चुंबकीय फ्लक्स को भी फाई से ही लिखा जाएगा। उस वैद्युत फ्लक्स में आपने पढ़ा था फाई बराबर ई इंटू ई होता था। क्लियर हुआ? ई ए कॉस थीटा या ई ए कॉस थीटा, या फिर फाई बराबर ई ए दोनों लिखे जाते थे, और फाई ई ऐसे लिखा जाता। वैद्युत फ्लक्स के लिए ई का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से था, लेकिन अब जब भी हम चुंबकीय फ्लक्स की बात करें लिखेंगे तो फाई से, लेकिन छोटा सा बी सफिक्स में बना लेंगे, इससे लगेगा ये चुंबकीय फ्लक्स है। क्लियर हुआ? और इसे लिखेंगे बी ए कॉस थीटा, या फिर फाई बी बराबर बी ए। तो जैसे देखिए दोनों फार्मूले लगभग सेम है। जैसे यहाँ पर वैद्युत की बात हो रही थी तो ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र, और वैसे यहाँ पर चुंबक की बात हो रही है तो ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर हो गया? बिल्कुल वैसे ही जैसे उसमें बनाते थे चित्र वैसे इसमें भी बनाएंगे। अगर बात करें किसी पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसे कहते हैं वह चुंबकीय फ्लक्स। जैसे मान लेते हैं, जैसे सपोज करें ये कोई एक क्षेत्र है और इसमें तल के लंबवत जो भी चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं, जो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या जो गुजर रही है, तो जब लंबवत गुजर रही होगी तो फॉर्मूला बनेगा फाई बराबर बी ए। मतलब अगर इस तल का क्षेत्रफल ए है और ये चुंबकीय क्षेत्र बी है तो फाई बराबर फॉर्मूला बनेगा बी ए। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या है ये अगर तल के लंबवत न होकर तल से खींचे गए अभिलंब से थीटा कोण अगर बना रही है तो फिर चुंबकीय फ्लक्स है अगर ये थीटा कोण बना रही हैं तो फॉर्मूला बनता है फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। क्लियर हो गया? फाई बराबर बी ए कॉस थीटा।
जैसे लैंग्वेज के रूप में अगर पढ़ेंगे तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या को उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और इसमें जो अगला एक जो पूछा जाता है वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में परिभाषा इसकी पूछी जाती है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। तो उसके लिए वो परिभाषा है सिंपल सी, कहते हैं जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच में सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में जो सबसे अधिक समझाया है और या जैसे सबसे अधिक बताया है तो फैराडे ने इसके बारे में बताया था। और फैराडे के नियम भी पूछे जाते हैं, पूछ दिया जाता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बताइए। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, तो फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी 2 नियम बताए। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, तो पहला नियम था इनका जो प्रथम नियम जो बताया फैराडे ने, उसे बताया है जब किसी वैद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। और इस नियम को ही न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। न्यूमैन का नियम, अगर आपसे पूछ लिया जाए न्यूमैन का नियम क्या है, तो जो आपने फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रथम नियम पढ़ा है वही न्यूमैन का नियम है। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। जब किसी वैद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की वैद्युत वाहक बल को ई से लिखते हैं। वैद्युत वाहक बल का जो परिमाण है, इसका मान है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, मतलब डेल्टा फाई हो गया। चुंबकीय फ्लक्स को फाई से लिखते हैं, परिवर्तन क्या हुआ, डेल्टा फाई को कहा गया। चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर की बात करें तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। और ई बराबर फॉर्मूला बनेगा माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रथम नियम, और इसी नियम को बोलते हैं न्यूमैन का नियम। क्लियर हो गया। उसके बाद जो इनका दूसरा नियम है, तो द्वितीय नियम डाल देते हैं यहाँ पे। द्वितीय नियम है उसे लिखेंगे किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है। किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है। और इस नियम को ही लेंज का नियम कहते हैं। लेंज का नियम आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि लेंज का नियम क्या है, लेंज का नियम बताइए या लेंज के नियम पर टिप्पणी लिखिए। तो आप यही लिखेंगे
या अगर आपसे पूछ लिया जाता फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी द्वितीय नियम क्या है, या लेंज का नियम पूछ लिया जाता, दोनों एक ही नियम है। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी जो द्वितीय नियम बताया उसे ही लेंज का नियम भी कहते हैं। तो एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। यदि किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है, और इस नियम को लेंज का नियम भी कहते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद बात करेंगे स्वप्रेरण। स्वप्रेरण स्वप्रेरण एक ऐसा पॉइंट है, इससे न्यूमेरिकल और इसकी थ्योरी दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों चीजें पूछी जाती हैं। पूछ देता है स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं। स्वप्रेरण नाम से ही मालूम देता है, स्व माने स्वयं और प्रेरण मतलब स्वयं प्रेरण उत्पन्न हो जाए या स्वयं प्रेरित हो जाए, उसे स्वप्रेरण बोलते हैं। सेल्फ इंडक्शन बोला जाता है। कहते हैं जब किसी कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है या प्रवाहित धारा को बंद किया जाता है या फिर धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरण के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना, या सिंपली हम परिभाषा लेते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर स्वयं उसी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, स्वप्रेरण कहलाता है। क्लियर हुआ। कहा गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना आप जानते हैं क्या होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में स्वयं, जैसे कुंडली में धारा प्रवाहित की जाए तो वह कुंडली स्वयं धारा प्रवाहित करने से उसमें स्वयं प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। तो स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व के बारे में जानते हैं। स्वप्रेरण गुणांक को L से लिखा जाता है, और सिंपली L बराबर इससे रिलेटेड कोई भी फार्मूले के व्यंजक नहीं पूछे जाते, इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। एक होता है L बराबर n फाई और बटा आई, जिसमें n फाई जो है इसे बोलते हैं फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या बोलते हैं, और फार्मूला बनता है L बराबर n फाई बटा आई। या एक इसी प्रकार से इसी से दूसरा फार्मूला बनता है L बराबर माइनस ई अपान डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। क्लियर हो गया। L बराबर माइनस ई अपान डेल्टा आई अपान डेल्टा टी होता है, गलत लिख दिया यहाँ पर, डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। क्लियर हो गया। डेल्टा आई बराबर L बराबर माइनस ई अपान डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। और जो स्वप्रेरण गुणांक L है, L को बोलते हैं स्वप्रेरण गुणांक। ये है हमारा स्वप्रेरण गुणांक, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है हेनरी। ई क्या है, ई जानते हैं, वैद्युत वाहक बल है, और डेल्टा आई अपान डेल्टा टी है, ये धारा परिवर्तन की दर है। धारा परिवर्तन की दर, मात्रक इसका भी हेनरी ही होगा, मात्रक हेनरी होगा। फटाफट नोट करते रहें, बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, फटाफट नोट कर लीजिए इन्हें। उसके बाद एक पॉइंट आता है, उसके बाद जो पॉइंट आएगा वो होगा अन्योन्य
अन्योन्य प्रेरण पूछ देता है क्या होता है, परिभाषा तथा मात्रक बताइए। अन्योन्य प्रेरण की बात करेंगे तो जिस प्रकार से आप स्वप्रेरण पढ़ते हैं, स्वप्रेरण में एक कुंडली होती है, अन्योन्य प्रेरण में दो कुंडलियां होती हैं। अभी हमने स्वप्रेरण लिखा और परिभाषा बोल दी थी अन्योन्य प्रेरण की, तो इसलिए कंफ्यूज थोड़ा सा हो गए, मुंह से निकल गया। तो बात करेंगे अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण, तो अन्योन्य प्रेरण जैसे अभी स्वप्रेरण आपने पढ़ा, तो स्वप्रेरण कभी कभी पूछ रहे स्वप्रेरण का उदाहरण बताइए कि स्वप्रेरण की घटना किसमें घटित होती है। तो आपने पढ़ा होगा, कभी देखा होगा चोक कुंडली। वैसे अन्योन्य प्रेरण का उदाहरण अगर पूछता है तो अन्योन्य प्रेरण का उदाहरण, अन्योन्य प्रेरण का जो उदाहरण है वो है ट्रांसफार्मर। तो आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती हैं। ट्रांसफार्मर में जो होती है दो कुंडलियां होती हैं, दो कुंडलियां, जिसमें एक में कम फेरे होते हैं और दूसरी कुंडली जो होती है उसमें अधिक फेरे होते हैं। एक में मोटे तार के कम फेरे और एक में पतले तार के अधिक फेरे होते हैं। तो दोनों कुंडलियां आपस में जुड़ी नहीं होती हैं, दोनों कुंडलियां जो है आपस में जुड़ी नहीं होती हैं, लेकिन एक कुंडली को जब धारा प्रवाहित की जाती है तो दूसरी कुंडली में भी धारा प्रवाहित होने लगती है। तो तार जब जुड़ा ही नहीं तो धारा कैसे गई। तो ये जो घटना है इसे कहते हैं अन्योन्य प्रेरण की घटना। कहने का मतलब ये है कि जब दो कुंडलियों को पास पास रखा जाता है, उसमें एक कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है या प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है या फिर प्रवाहित धारा को बंद किया जाता है, तो धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास रखी दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। और इसमें जो धारा प्रवाहित होती, इसमें जो दो कुंडलियां होती हैं, एक को बोलते हैं प्राथमिक कुंडली बोलते हैं, और दूसरी जो कुंडली होगी उसे बोलते हैं द्वितीयक कुंडली। और इसका जब भी उदाहरण पूछा जाएगा तो आप ट्रांसफार्मर बताएंगे। अन्योन्य प्रेरण के उदाहरण के रूप में ट्रांसफार्मर होगा। तो एक बार फिर से हम इसकी लैंग्वेज को क्लियर करते हैं कि जब दो कुंडलियों को पास पास रखकर एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है या प्रवाहित धारा को बंद किया जाता है या फिर प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो पास रखी दूसरी कुंडली में एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। और अन्योन्य प्रेरण जो है वो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की ही घटना है। मतलब ऐसी जो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना घटित हुई इसे ही अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। और अन्योन्य प्रेरण एक गुणांक होता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, और उसे m से लिखा जाता है। जिस प्रकार से स्वप्रेरण गुणांक को आप l से लिखते हैं, वैसे ही अन्योन्य प्रेरण गुणांक को m से लिखा जाएगा। क्लियर हुआ। तो जैसे आपने अभी फार्मूला पढ़ा था, L बराबर n फाई अपॉन आई या L आई बराबर n फाई, वैसे ही आप फार्मूला यहाँ पढ़ेंगे Mi1 बराबर n2 फाई 2। क्लियर हो गया। जैसे अभी आपने पढ़ा L आई बराबर n फाई, सिंपल पढ़ा था। यहाँ से L बराबर n फाई बटा आई पढ़ा। तो चूंकि वहां पर एक कुंडली थी इसलिए किसी मान को 1 या 2 में नहीं लिखा गया। अब यहाँ पर दो कुंडलियां हैं, तो पहली कुंडली में जब धारा प्रवाहित की गई तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, जिसके कारण उसमें धारा प्रवाहित हुई दूसरी कुंडली में भी। तो फार्मूला बनता है m इंटू I1 मतलब पहली कुंडली की धारा, और N2 का मतलब है दूसरी कुंडली के फेरों की संख्या, और φ2 है दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स। क्लियर हुआ। तो m बराबर फॉर्मूला बनता है यहाँ से m बराबर n2
phi2 बटा I1। तो यहाँ पर जो N2 और phi2 ये शब्द आया है, ये है द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या को N2 इंटू phi2 बोलते हैं। और एक फार्मूला इससे और बनता है, जैसे अभी भी तुम लोगों ने पढ़ा था कि L बराबर माइनस ई अपान डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। वैसे अगर ई बराबर बात करें तो माइनस एल इंटू डेल्टा आई अपान डेल्टा टी फार्मूला बनेगा। तो अगर हम अन्योन्य प्रेरण के बारे में बात करेंगे तो अन्योन्य प्रेरण के बारे में फार्मूला बनेगा E2 बराबर, जो कि हम दूसरी कुंडली का वैद्युत वाहक बल निकालते हैं, माइनस एम इंटू डेल्टा आई 1 अपान डेल्टा टी। क्लियर हो गया। अन्योन्य प्रेरण में इस तरीके से फार्मूला लिखा जाएगा। और जब भी न्यूमेरिकल करते हैं तो यहाँ पर 2 या 1 नहीं लगाते हैं कुछ बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, 2 या 1 न लगाएं। तो E बराबर माइनस एम इंटू डेल्टा आई अपान डेल्टा टी भी लिख देते हैं, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सही ढंग से लिखना है तो E2 बराबर माइनस एम इंटू डेल्टा आई अपान डेल्टा टी लगाना ही पड़ेगा। तो लगभग इसके इतना ही पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम कल की क्लास में देखेंगे। तो आज का आपको वीडियो कैसा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करके जो बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का जो नाम अभिषेक सर मैथ्स क्लासेस होता था अभी तक, अब उसे बदल दिया है हमने। उसका नाम गुरुजी स्टडी वाला रखा है। तो आप जब भी उसे सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो गुरुजी स्टडी वाले नाम से ही सर्च करेंगे। क्लियर होगा। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद क्लास।